दोस्तों, मैं वंदना वर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सादर आमंत्रित करती हूँ। सो गाइस, बिना देर किए इस चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जहां से शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक और साथ में देखेंगे क्वेश्चंस भी कैसे पूछते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। देखिए, उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है अधिगम का पठार। जी हाँ दोस्तों, अधिगम का पठार। जहाँ पे पठार के बारे में बात करें तो आप और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अवगत हैं। जब भी पठार का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि कुछ चीज रुक गई है, स्थिर हो गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि पठार है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी ही चालाकी और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से क्या किया कि इस पठार को अधिगम से जोड़ दिया और कह दिया कि आप अधिगम के पठार के बारे में बताइए। तो चलिए घबराइए नहीं, जानते हैं उस अधिगम के पठार के बारे में कि क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने। अधिगम के पठार को जानने से पहले एक बड़े ही व्यवहारिक कॉन्सेप्ट को सुनते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है, जब आप या हम सीखते हैं किसी चीज को, जानते हैं, करते हैं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह सीखना या वह जानना या वह करने की प्रक्रिया हमेशा लगातार एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। वो कभी क्या होती है, बहुत ही तीव्र हो जाती है और कभी क्या होती है, बहुत ही धीमी हो जाती है। जैसे मैं ही कभी कभी बोलती हूँ तो बहुत ही फास्ट बोल जाती हूँ और कभी कभी क्या करता है, बोलने का मन नहीं करता तो बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब ना बोलने का मन करता है तीव्र गति से और ना ही बहुत धीमी गति से, तो मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ। ठीक है, ये 3 स्थिति आपके सामने और इन तीनों स्थिति में कहा गया कि जो रुकने की प्रक्रिया है मेरी, यानी कि जहाँ पे मैं रुक जा रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, ना ही तीव्र और ना ही धीमी गति से, वही स्थिति हमारी क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। यही काम आपके और हमारे सीखने के कॉन्सेप्ट में था कि कभी हम बहुत तीव्र गति से सीखते हैं और कभी हम बहुत धीमी गति से सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं, यानी कि लगता है कि अब हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जो समझ में नहीं आ रहा है जिस स्थिति में, जिस समय में, उसी को मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया कि यही क्या है, पठार है। अब इसको शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार एक सी नहीं होती, कभी धीमी होती है और कभी तीव्र होती है और कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे ना कभी तीव्र होती है और ना ही कहीं धीमी होती है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो इसी स्थिति को क्या कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि यही स्थिति हमारी क्या है, अधिगम का पठार है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही व्यवहारिक बात थी, बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया थी और चूंकि नाम दे दिया उन्होंने कि अधिगम का पठार, तो अब हमें और आपको लगता है कि फिर से पढ़ने की बात की जाएगी। लेकिन अगर इसको व्यवहारिकता के साथ समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अधिगम के पठार के बारे में कुछ महान मनोवैज्ञानिक आए जो कि शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत उनके कोटेशंस पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से महान मनोवैज्ञानिक है। पहले जो है वो है रॉस महोदय। इन्होंने क्या कहा कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता जो है वो इस अवधि को सूचित करता है कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो। जी हाँ, यही बात हमने भी कहा कि जब सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल भी रुक जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक, और यही बात क्या कहा, रॉस महोदय ने भी कहा। इसी के साथ साथ बात करते हैं रेक्स एवं नाइट महोदय का। ये भी एक महान मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या कहा कि सीखने में पठार तब आता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं और वो काम पूरा हो जाता है तो हमारा मन थोड़ा सा ऊब जाता है, थोड़ा सा उस काम से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम तुरंत उसी काम को फिर से रिवाइज कर दें या फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दें तो वो दूसरा जो काम है उतनी सक्रियता से नहीं होता जितनी की सक्रियता से, जितनी तीव्रता से पहला काम हुआ रहता है।
तो उन दोनों के बीच की जो स्थिति है वहाँ पे भी थोड़े समय के लिए पठार अवश्य बन जाता है। और यही बात क्या कहा कोटेशन फॉर्म में, किसने कहा, रेक्स एवं नाइक महोदय ने कहा। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो अधिगम का पठार है, जिसको हम कह रहे हैं कि उन्नति का रुक जाना, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया की उन्नति का रुक जाना, वो किस किस कारण से होता है या क्या क्या कारक है जो कि इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे अधिगम की प्रक्रिया में पठार की स्थिति को ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो कारक है वो है आपका क्या, कार्यों की जटिलता। जी हाँ दोस्तों, जब कोई कार्य किसी बालक के लिए बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही कठिन होता है, जो कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता से परे है, तो वहाँ पे बालक का जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो ना ही तीव्र हो पाती है और ना ही वो धीमी हो पाती है। और ऐसी स्थिति में भी बालक जो है सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी बिल्कुल क्या होती है, शून्य हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और जब शून्य या नगण्य हो जाती है तो डैट मीन्स क्या कि अधिगम का यानी कि सीखने का पठार वहाँ पे बन जाता है। और उसी कॉन्सेप्ट को कहा कि जब कार्यों की जटिलता देखी जाती है तो वहाँ पे सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, शून्य हो जाती है। लेकिन अगर वही कार्य उस बालक के लिए आसान होता है तो बालक तो बड़ी आसानी से सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा कारक जो बताया गया वो बताया गया कि अधिगम की अनुचित विधि। जी हाँ, सीखने की बहुत सारी विधियां हैं, कुछ विधियां व्यवहारिक होती है, कुछ सैद्धांतिक होती हैं। तो अगर आप सैद्धांतिक बता रहे हैं, प्रिंसिपल्स उसके बता रहे हैं, तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी। लेकिन उसी प्रिंसिपल्स को अगर आप क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक तौर पे समझा रहे हैं, उसके जीवन से जोड़कर समझा रहे हैं, तो बहुत आसानी से वो सीख जाता है। लेकिन जब व्यवहारिक नहीं होगा यानी कि अनुचित विधि जब हम उसके समझाने के में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, अधिगम का पठार बनने लगता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ देखिएगा अभ्यास का अभाव। जी हाँ दोस्तों मेरे, कितना भी आप अच्छे स्टडी वाले हो, कितना भी आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आप उस चीज का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उस चीज का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो शून्य हो जाती है, नगण्य होने लगती है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, अधिगम का पठार बनना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा अगला है आवश्यकता के अनुरूप न होना। जी हाँ, अब आपको पढ़ना है इस समय मैथमेटिक्स के बारे में और हम आपको पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको आवश्यकता ही नहीं है साइकोलॉजी को जानने की, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, रुचि नहीं लोगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे जो सीखने की प्रक्रिया है वो ना ही तीव्र गति से होगी और ना ही धीमी गति से होगी, क्योंकि वो आवश्यकता के आपके अनुरूप है ही नहीं, आपको उसकी नीड्स ही नहीं है। तो वहाँ पे भी पठार बन जाएगा। और वही मनोवैज्ञानिकों ने कहा अगले कारण में कि आवश्यकता के अनुरूप ना होना। ठीक है, अगला जो है वो मनोशारीरिक सीमा। जी हाँ दोस्तों, सभी का अपना अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण सभी की अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता होती है। अब अगर किसी बच्चे से कह दे जो कि 5 या 6 वर्ष का है, उसे हम कह रहे हैं कि तुम साइको पढ़ो या फिर तुम मनोविज्ञान के टर्म्स को जानो, तो क्या उसके लिए वो सही होगा या फिर वो अधिगम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके मानव शारीरिक स्थिति के बिल्कुल विरोधी है। ठीक है ना, उसकी जो मनोशारीरिक स्थिति है उसके लिए वो उचित ही नहीं है। तो इस स्थिति में उस बालक में क्या बनेगा, पठार बनेगा। और यही इसी कारण कहा गया कि जो अधिगम के पठार के कारण के अंतर्गत जो आता है वो मनोशारीरिक सीमा भी आता है। अब देखिएगा नकारात्मक कारक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है अधिगम पठार में। जी हाँ, अगर बहुत सारी चीजें नकारात्मक हो रही हैं, उस बालक के, उस व्यक्ति के अनुरूप नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें भी पठार बनेगा। और वही कहा मनोवैज्ञानिकों ने कि अधिगम के पठार के कारण में एक और कारक आता है जो कि क्या है, नकारात्मक कारक। ठीक है, अब देखिएगा प्रेरणा का अभाव। जी हाँ, मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ISPCS के एग्जाम्स में बैठते हैं और उससे पहले या उससे के बीच में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं।
क्यों? क्योंकि जब उनको लगता है कि अब उनके अंदर प्रेरित होने की या फिर प्रेरणा की आवश्यकता है, मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो वो उसको सुनते हैं और फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और उस कार्य में फिर से सक्रियता से भाग लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे में मोटिवेशन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे उस चीज को लेके, वो चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम है, वो सक्रियता से भाग नहीं लेते। और जब वो सक्रियता से भाग नहीं लेते, तो वहाँ पे भी पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही बात देखने को मिला आपको यहाँ पे भी कहा गया कि अगर अधिगम यानी कि बच्चा या बालक अधिगम कर रहा है और बीच बीच में अगर उसको मोटिवेट नहीं किया जाए कि नहीं बाबू सोना बेटा तुम्हें पढ़ना है, तो वो क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा और फिर से जाके एक स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पे अधिगम का पठार बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला है अवधान की कमी। जी हाँ, अगर किसी बच्चे में ध्यान की कमी है, वो उस विषय वस्तु पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, तो भी अधिगम की प्रक्रिया में यानी कि सीखने की प्रक्रिया में पठार बनेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ देखते हैं बुद्धि लब्धि की कमी। जी हाँ, या फिर कह सकते हैं मंद बुद्धि का होना। अगर कोई बालक या व्यक्ति मंद बुद्धि का है या उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल उसका कम है, तो वहाँ पे भी हो सकता है बहुत ही धीमी गति से गेन कर रहा हो, लेकिन वो धीमी गति से तब तक ही गेन कर पाएगा जब तक कि उसके अंदर उतनी कैपेसिटी हो, और जैसे ही उसकी कैपेसिटी खत्म होगी वैसे उस प्रक्रिया में एक पठार बन जाएगा और जिसको कहा गया कि अधिगम का पठार। ठीक, अब लास्ट में देखते हैं, कहा गया कि थकान एवं दूषित वातावरण भी अधिगम को पठार में बहुत बड़ा फैक्टर करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बालक लगातार बोलता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, करता जा रहा है और उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी वो क्या करेगा? एकदम थक चुका होगा और जब वो थक जाएगा तो उसकी जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, संवेगात्मक स्थिति है, वो पूरी तरीके से क्या है? फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और उसे आगे सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो इस तरीके की स्थिति भी क्या करती है? पठार का एक मुख्य रूप देती है। किसके कॉन्सेप्ट में? अधिगम के पठार में। और इसी के साथ साथ हमने बात की कि दूषित वातावरण भी अधिगम पठार का एक महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ दोस्तों, अगर वातावरण अच्छा है, पढ़ाई का माहौल है, घर में सीखने का माहौल है, तो बच्चा सीखता रहेगा। लेकिन अगर वहीं पढ़ाई का माहौल ना हो, सीखने का माहौल ना हो, तो वो वातावरण क्या करता है? बच्चों को इफेक्टेड करेगा और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहाँ पे बच्चे का ना पढ़ने का मन करेगा और ना ही किसी अदर काम को या फिर सीखने का मन करेगा, और ऐसी स्थिति में भी पठार उत्पन्न हो जाएगा और जिसको हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार अधिगम के पठार को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो था अधिगम पठार के प्रमुख कारण जो कि आपके शिक्षक भर्ती के आधार पे था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी बालक या व्यक्ति के अधिगम की प्रक्रिया को पठार की स्थिति पर ले जा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जितने पठार बन रहे हैं वो किस तरीके से उनका निराकरण या फिर किस तरीके से उनको हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए, उत्साह के साथ अधिगम। जी हाँ, अधिगम की प्रक्रिया अगर बहुत ही विभिन्न तरीके से हो, ठीक है, हंसी मजाक के साथ हो, मोटिवेशनल हो उस बच्चे के लिए, तो वहाँ पे जो समस्या उत्पन्न हो रही है पठार वाली, वो खत्म की जा सकती है। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षक अगर उत्साह के साथ सिखाता है बच्चे को, तो जो पठार की स्थिति हमें दिख रही है वो क्या होगी? खत्म हो सकती है। तो पहला कारण हो सकता है जो कि निराकरण का है। ठीक है, दूसरा है पाठ्य सामग्री का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत ही अच्छे तरीके से किसी विषय वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो अधिगम का पठार है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत अच्छे तरीके से बच्चा अधिगम कर रहा है, यानी कि रुचि के साथ कर रहा है, ध्यान के साथ कर रहा है, तर्क के साथ कर रहा है, चिंतन के साथ कर रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि समस्त मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पे कर रहा है, तो यहाँ से भी पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके वो क्या कर सकता है? अधिगम के पठार को दूर कर सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बात करते हैं उचित शिक्षण विधि का। जी हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है ये अधिगम के पठार के निराकरण में। अगर शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी ना हो आज के समय में, तो कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है, कोई भी सीखना पसंद नहीं करता है, तो
उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कहा गया कि अगर शिक्षण विधि बहुत ही प्रभावशाली हो, व्यवहारिक होगी, बालक के अनुरूप होगी, उसकी आवश्यकता के अनुरूप होगी, तो भी पठार की स्थिति को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा विश्राम, यानी कि जहाँ बालक में एक तरफ थकान जो है अधिगम के पठार को परिवर्तित कर रहा है, वहीं अगर बालक को आवश्यकता के अनुसार आराम मिले, ठीक है, जो उसको चाहिए, ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि अधिगम के पठार का हम निराकरण कर सकते हैं। ठीक, अब अगला देखिएगा सीखने के समय का उचित वितरण। जी हाँ दोस्तों, अगर यही मनोविज्ञान की क्लास जो है वो 15 से 20 मिनट ना होकर 1 घंटा या 2 घंटे की हो तो बहुत ही बोरिंग लगने लगती है, लगता है यार अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर पठार को दूर करना है तो जो भी समय है उसको उचित समय में डिवीजन कर दीजिएगा, आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा और सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी सक्रिय रहेगी, और जिसको कहा गया कि सीखने के समय का उचित वितरण। ठीक है, अगला देखिएगा प्रेरणा तथा उद्दीपन। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर किसी बच्चे के सामने उसका उद्देश्य ना हो, उसका गोल ना हो, तो वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। तो अगर अधिगम के पठार को दूर करना यानी कि सीखने की नगण्यता या शून्यता को दूर करना, तो सबसे पहले उस बच्चे के सामने उस उद्देश्य को रखिए कि आपका ये उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के प्रति उसको प्रेरित कीजिए कि आपको इस उद्देश्य को गेन करना है। तब कहीं जाके वो बच्चा उस काम को सक्रियता से करेगा, ध्यान से करेगा और रुचि से करेगा, जिसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अधिगम के पठार का निराकरण किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखिएगा पौष्टिक भोजन और स्वस्थ वातावरण। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है अधिगम के पठार को दूर करने में। अगर बच्चे को अच्छा खाना ना मिले और कितने भी अच्छे वातावरण में रख दिया जाए, कितना भी सभ्य परिवार में रख दिया जाए, तो बच्चा क्या होगा, भूख के मारे फ्रस्ट्रेट होगा, अरे यार मुझे तो भूख लगी है, बाकी काम मैं बाद में करूँगा। और सिखाने की कितनी भी कोशिश की जाए उस बच्चे को, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि वो सीखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर बच्चा भूखा है तो जरूर उसको अधिगम की प्रक्रिया में पठार होना निश्चित है। ठीक है, तो पहले बच्चे को भोजन करा दो, उसके बाद से कुछ सिखाने की बात करो। ठीक है, उसके साथ साथ हमने कहा कि स्वस्थ वातावरण। अब भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही एक हेल्दी इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया तीव्र या धीमी होती है। तो इस आधार पे कहा गया कि अगर बच्चे का स्वस्थ वातावरण है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो उस प्रक्रिया में भी अधिगम के पठार को हम दूर कर सकते हैं। तो सो गाइस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था शिक्षक भर्ती पात्रता के आधार पे, और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो जल्दी से बिना लेट किए, बिना देर किए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से अपने सुझाव को टाइप कर दीजिए कि मेरी ये समस्या है या फिर मेरी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आए। सो गाइस, बाय बाय, धन्यवाद।